नमस्कार दोस्तों। यदि आपको गरीबी खत्म करनी है, लोगों को सशक्त बनाना है और आगे ले जाना है, तो आपको देश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी होंगी, अथाह नौकरियां देनी होंगी और वो सुरक्षित नौकरियों की तरफ आपको कदम बढ़ाना होगा। यदि आपको सब कुछ बेहतरीन सुव्यवस्था करनी है, हर तरह से उसको काम करना है, तो हर किसी के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार हो, इसको आपको सुनिश्चित करना हो। आपको खुद अपनी भाषा को संयमित करना होगा और आपको देश की समृद्धि के लिए उसके इतिहास से सबक लेकर के दूसरे प्रगति के मार्ग में बढ़ना होगा। किसी के छीनने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास मौजूद है उसी में संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना होगा और भारत में वह सब कुछ मौजूद है, क्योंकि पुराने पुरोधाओं ने वह सब कुछ दे दिया था। जी हां, यह कहना है विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का। जी, वही अजय बंगा जो भारतवंशी हैं और आज भारत की शान है, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है। वो उन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़ के गए जो पंडित नेहरू ने बनाए। उन्होंने वो सारे तकलीफें झेली थी, लेकिन आज वो दुनिया की शान है और दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लाने वाले व्यक्ति हैं। जी, जब ऐसे हो तब हमें भारत की दशा पे देखना होगा कि भारत का प्रधानमंत्री क्या करता है। हमें याद आता है भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के चुनाव के दौरान, उसके पहले 2014 के चुनाव के दौरान, उसके बाद 2024 के चुनाव के दौरान और अब भी जो चुनाव चल रहे हैं उनके दौरान, वो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो लगता है कि किसी टपोरी की भाषा हो, किसी गली के गुंडे की भाषा हो। आप याद करिए, दीदी ओ दीदी किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। महिला सांसद को, पूर्व मंत्री को सदन के भीतर सूप नखा किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। और यही नहीं, इसके अलावा इतनी सारी बातें कही हैं कि जिनको हम गिना नहीं सकते। फिर कभी मुस्लिम समुदाय के लिए कि वो कपड़े से पहचाने जाते हैं, वो पंचर बनाने वाले, वो अधिक बच्चे पैदा करने वाले और न जाने क्या क्या कह के माताओं का भी अपमान किया, क्योंकि बच्चे तो मां ही पैदा करती। काबिलियत आप नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पंचर बनाने वाला वो अब्दुल। तो साहब, जिन अब्दुल की बात करते हैं, जिनकी बात करते हैं, जिन्हें गाली देते हैं, जिन्हें कहते हैं जो भैंस छोड़ ले जाएंगे, जो खेत बटा लेंगे, जो आपकी बेटी उठा ले जाएंगे, इस तरह के जो शब्द बोलता हो, उस शख्स के लिए गरिमा की बात होगी? ये शालीनता की भाषा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे दुनिया में कभी भी कोई भी नहीं कह सकता कि ये शालीनता की भाषा है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी विधवा विलाप जब करते हैं और वह विलाप दिखाई देता है, वो घड़ियाली आंसू दिखाते हैं कि अरे कांग्रेस ने वह पाप कर दिया कि महिला सशक्तिकरण का बिल नहीं पास होने दिया, आरक्षण का बिल नहीं पास होने दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। जब वो इस तरह की बातें बोलते हैं तो आता है कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया। तो ये देखिए, कांग्रेस 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 कांग्रेस
कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी 29 मिनट का राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं और उस 29 मिनट में वो 58 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, उसे गाली देते हैं। जिस कांग्रेस को वो गाली देते, महिला को के अपमान करने वाला बताते हैं, उनके हक छीनने वाला बताते हैं। तो यह भी देख लीजिए, ये बीजेपी का नेता है, ये नाबालिग लड़कियों से, एक से नहीं, दो से नहीं, जाने कितनी लड़कियों से 2 साल के भीतर वो रेप, गैंग रेप और न जाने कितने यौन शोषण करता रहा। और नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए काम करता रहा। जी हां, उनके स्पेशल सेल में काम कर रहा था। तो इससे आप समझ सकते कि नरेंद्र मोदी ने असल में क्या किया। अब एक चीज और आ जाता हूं, जब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी आतंकवादियों की तरीके से हमला कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के तमाम जो है पार्टियों के ऊपर और तमाम सारे लोगों के ऊपर, इवन कांग्रेस के भी ऊपर, और उसके लिए उनका टूल बन के वो तैयार होती है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरे। तो आज जब वो ये कहते हैं तो यह साबित भी हो जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहां पे दर्जनों जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं इस समय चुनाव के दौरान। कांग्रेस के नेताओं पे एफआईआर दर्ज की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है इस चुनाव के दौरान। यही नहीं, तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके यहां छापे मारे जा रहे हैं, इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है और किए जा रहे हैं। इस तरीके से तमाम जगह कांग्रेस के नेताओं पे जहां चुनाव चल रहे हैं इस तरह से किया जाते हैं। तो ये आतंकवादी घटना नहीं है तो और क्या, इससे बड़ी और आतंकवादी घटना क्या होगी। आतंक का मतलब होता है डराना, भय पैदा करना, और वही तो नरेंद्र मोदी करते हैं। और यह बात कोई मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार नहीं कही, यह आप देख लीजिए, गोदी मीडिया के चैनल पर ही चला था। नरेंद्र मोदी इज अ टेररिस्ट से चंद्रबाबू नायडू, और यह चंद्रबाबू नायडू ने कब कहा था? 2019 के चुनाव के दौरान, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उस दौरान यह बात उन्होंने कही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी कि अरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया, वो कह दिया, चुनाव आयोग को शिकायत, और ये शिकायत, अरे चुनाव आयोग दुनिया जानती है आपका पिट्ठू है। आज आपके गुलाम की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसकी बेटी हो, उसकी दूसरी बेटी हो, उसका दामाद हो, उसका दूसरा दामाद हो, और वो सबको मलाई खिला रहे। जी हां, यह सत्य। तो इसलिए वो तो वही कहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, और वही आप सब जगह कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको तमिलनाडु का दिखा देता हूं। ये देखिए, ये कांग्रेस और डीएमके अलायंस का काम है, और ये बीजेपी एडीएमके अलायंस का कमाल है। अब आप देख लीजिए, एक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, एक में हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है, एक में टेक्नोलॉजी में बन रही है, एक में मंदिर मस्जिद हो रहा है, एक में जीडीपी सुधारी जा रही है, एक में जो है लोगों के साथ में हमले हो रहे हैं, जात के नाम पे वो हो रहा है, बीफ के नाम पे हो रहा है, पाकिस्तान हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। यहां हो रहा है कि नौकरियां दी जाए, बिजनेस को ज्यादा बढ़ाया जाए, हेल्थ केयर पर काम हो, फ्रेंड्स जो है फ्रेंडशिप बढ़ाई जाए लोगों में आपस में, ना कि दुश्मनी बढ़ाई जाए, यूनिटी पर काम किया जाए। तो अब आप सोचिए, दोनों का अंतर स्पष्ट है। कौन क्या कर रहा है? जब नरेंद्र मोदी बता रहे हैं महिलाओं पर आंसू बहा रहे हैं, तो एक और भी देख लेना चाहिए। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में साफ साफ पूरे तथ्यों के साथ में, सबूतों के साथ में पेश किया है कि जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन नरेंद्र मोदी बताते हैं, हम नहीं बताते, नरेंद्र मोदी और उनके लोग बताते हैं, जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस। वो जॉर्ज सोरोस भाजपा के पसंदीदा
जॉर्ज सोरोस जो है वो हरदीप पुरी की बेटी, उनको $200 मिलियन का फंड मैनेजमेंट करके देती है। $200 मिलियन किसको देती है? जॉर्ज सोरोस। अब आप सोच ली, ये आस्था सब्यसाची की रिपोर्ट है, देखिएगा पूरे तथ्यों सबूतों के साथ बताया गया। इससे आप समझ सकते हैं बिहार में इसी तरह हिंदू मुस्लिम और सब कुछ किया गया था। आज यह स्थिति है, नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कहीं कोई एनर्जी संकट नहीं है, ना बिजली का संकट है, ना संकट है तेल का, न संकट है कुकिंग गैस का और सबका। आज यह हालत हो गई है कि पहला मुख्यमंत्री बना है बिहार में बीजेपी का, उसके पहले उनके अलायंस की गवर्नमेंट होती थी, लेकिन अब जब पहला बना है तो यह स्थिति है। गैस की किल्लत पर बड़ा फैसला, बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा कोयला। अब आप समझ लीजिए फिर से ये कोयला युग में ले आए। अब कोयला लीजिए, जलाइए और ये करिए। तो यह इनका सत्य है। जब यह सत्य हो तो अब आपको सोचना चाहिए कि इन्होंने कहां लाके आपको खड़ा कर दिया। इस तरह की दशा में खड़ा कर दिया हो तो कैसे? क्योंकि जो करना था वो आपने नहीं किया। विकासशील देशों के लिए जो अजय बंगा ने कहा, वो यही कहा कि विकासशील देशों में यदि गरीबी मिटानी है तो नौकरी देनी होगी, सुरक्षित नौकरी देनी होगी। जब लोगों के पास काम होता है, चाहे वो नाई हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, उसके पास यदि कमाई नहीं होती है तो वो खत्म हो जाता है। उसके परिवार का यदि एक आदमी भी कहीं काम कर रहा होता है तो उसमें उम्मीद जागती है कि अरे बुरे में इससे सपोर्ट ले लेंगे, इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे। आपने वह सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया, और जब वह सपोर्ट सिस्टम खत्म कर दिया हो तो निश्चित रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। यही वजह कि भारत में आज जो हालत बिगड़ी है, जिस तरह से भारत के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, उससे मार्केट में इस समय बाइंग खत्म हो गई, यानी खरीदारी खत्म हो गई है। उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि व्यापारी भी परेशान। अब वो नौकरियों से निकाल रहा है, लोगों को और कर रहा है। क्यों? नौकरी देगा तो उनको सैलरी कहां से देगा? उसके पास अपना ही नहीं कमाई हो पा रही है, अपने खर्चे नहीं मेंटेन हो पा रहे हैं, किराए नहीं निकल पा रहे हैं, बिल नहीं पूरे कर पा रहा है, और सरकार बिल बढ़ाती जा रही है। बिजली का भी बिल, पानी का भी बिल, हाउस टैक्स का भी बिल, दूसरी प्रॉपर्टी टैक्स के भी बिल, इस तरह से तमाम बिल बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे जीएसटी हो चाहे दूसरे हो। तो लोग बेहद बुरी स्थिति में चल गए। उससे क्या हुआ, मार कैसे आई, इसको लेकर के बड़ी अच्छी खबर छापी है, और ये पूरा एनालिसिस है कि महंगाई मंदी की दोहरी मार भारत में। एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ मंदी भी है। तो महंगाई और मंदी की दोहरी मार से देश में खरीदारी थम गई है। तो यह स्थिति है, जो 19.6% खरीदारी हो रही थी वो आज आकर के 0.1% हो गई है। यानी जो 19.6% की दर से खरीदारी हो रही थी, बिक्री हो रही थी, वो स्थिति 0.1% पे आ गई। यानी बहुत नेसेसरी है तब आदमी खरीद रहा है। एफएमसीजी की का तो हाल बेहद बुरा है। शहरी क्षेत्र में 1% रह गई है, और ग्रामीण क्षेत्र में ये 5% है, और यानी टोटल औसत मिला के 4% हो। अब आप सोचिए इतनी बुरी स्थिति में है एफएमसीजी। तो जो 2000 उसमें होता था, उससे आज आप इस जगह ले आके खर्चा, और खर्च बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी नहीं है, और उसके बाद में तो वो खरीदे कहां से? तो महंगाई, आमदनी और खर्च, यही बात तो समझाने की कोशिश करते हैं। वही वजह कि आज पूरी दुनिया बेहद संकट में। तब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? हर किसी से छीनने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों की स्थिति देखिए, ये आदिवासी हैं, सिंबॉलिक अपने फांसी लगाने का वो करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो केन बेतवा
को नदियों के जोड़ने के नाम पर इन्होंने जो एक ड्रामा किया है, हालांकि वो पहले से ही जुड़ी हुई है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उसके नाम पे जो प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें अडानी अंबानी जैसे लोगों के फायदे का जो काम किया है, उसके कारण वहां के हजारों आदिवासियों के घर छीन रहे हैं, उनके तमाम जो उन लोगों के पास, बेचारों के पास और कुछ तो नहीं है, नंगे उघाड़े रहने वाले उन लोगों का वो भी छीन ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ये आपके लिए कोई वो होंगे, देखिए लेट गए हैं लोग अपनी चिताओं पे, ये हालत है, अब ये हालत है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए बच्चे कच्चा गेहूं यूं चबा के खा रहे हैं, क्यों, है नहीं कुछ। तो इस दशा में भारत हो तब आप कहेंगे क्या बनाया है नरेंद्र मोदी, ये रोजगार कहां से देंगे। अब इस पर जिसे निगरानी करनी चाहिए वो दो चार संस्थाएं हैं, उन्हें रोकना चाहिए। जिस तरह से नफरत फैलाने वालों को रोकना चाहिए, जो कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे देश का जब तमाम सारी न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग कंप्रोमाइज हो जाएंगे तो यही होगा। और ऐसे कंप्रोमाइज होने का एक सबूत दिखा रहा हूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस बी.आर. गवई, वो किसकी शरण में जाते हैं अपने बच्चे को लेके, ये देख लीजिए। यह जो गाली देता है, हिंदू मुस्लिम बांटने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है और देश को करता है, ये वही गवई है। जो अंबेडकरवाद की बात करते हैं, जो दलित कह के सब कुछ पाना चाहते हैं और तमाम कुछ करते हैं, लेकिन उनका यह आचरण खुद में अपने आप दिखा देता है कि किस तरीके से। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं, यहां पैसे की कैसे चोरी हो रही है यह देख लीजिए। एक मिनट, कैग की रिपोर्ट यानी जो नरेंद्र मोदी के अधीन है वो कैग, वो रिपोर्ट दे रहा है कि कैग ने कहा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 52,282 करोड़ रुपया वो कहां चला गया, अनअकाउंटेड है, जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो पैसा आया, वो कहां चला गया, कहां खर्च हो गया, कौन ले गया। तो साहब यह दशा तो कभी नहीं हुई थी देश में, तो आज वह स्थिति हो गई। और उसके बाद नरेंद्र मोदी विधवा विलाप कर रहे हैं। तो विधवा विलाप जब करते हैं तो हमें सवाल पूछना चाहिए, इस देश के मीडिया को पूछना चाहिए। तो इस देश का मीडिया ये सवाल तो नहीं पूछ सकता है, तो वो क्या कह रहा है, वो झूठ बोलता है। वो जिस तरह से झूठ बोलता है वो चिंताजनक। ये देखिए भारत के सारे अखबार, ये सारे अखबार यह कह रहे थे कि कांग्रेस और उनके सहयोगी विपक्षी दलों ने सबने मिल करके महिला आरक्षण बिल गिरवा दिया, महिला शक्ति वंदन बिल गिरवा दिया। नहीं भाई, झूठ बोल रहे हैं आप। डिलिमिटेशन के बिल थे वो गिरे थे, महिला आरक्षण के लिए सभी ने सपोर्ट किया। और महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है, 20 सितंबर 2023 को कानून भी बन चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। यानी यह आप समझिए, जो पास हो चुका है उसके लिए आप यह कहते हैं, तो यह बताता है कि किस तरह से झूठ फैलाता है इस देश का वह मीडिया, जिससे उम्मीद की जाती थी कि वह कुछ बताए। तो नरेंद्र मोदी के लोग रेपिस्ट होंगे, नरेंद्र मोदी के लोग सब कुछ करेंगे, झूठ बोलेंगे, गालियां देंगे और एप्स्टीन फाइल का हिस्सा बनेंगे। और जब विपक्ष उसकी सच्चाई बताएगा तो उस पर हमला करेंगे, लोगों को आदिम युग में ले जाने का काम करेंगे कि कोयले जलाओ, मिट्टी के तेल पे आ जाओ, केरोसिन पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। और नितिन गडकरी तो सबसे बड़ा कमाल है, उससे बड़ा नमूना कोई नहीं है। वो कहता है अब 100% जो है एथेनॉल से वो हम चलाएंगे, क्या कहते हैं, गाड़ियां चलेंगी और ये होगा। और जिस तरीके से वो ये कहता है, इससे समझ में आता है कि देश का कैसे बेड़ा गर्क कर दिया है। आज तक हर चीज को नाश मारने पे तुले हैं, बना नहीं सकते हैं। जब बना नहीं सकते हैं तो रोजगार नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे।
हर जगह इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी भर्तियां, उनका कोटा नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, यही सत्य है। तो इन्हीं सब के खिलाफ एक आवाज बनती है देश में, जो खुलकर मुखर होके बोलती है, वो है राहुल गांधी की आवाज। राहुल गांधी लगातार वह सच बताते आ रहे हैं जो अजय बंगा ने बताए या और दूसरे बताए। राहुल गांधी बताते आ रहे हैं कि किस तरह से आपको उस युग में ले जाना चाहते हैं जहां बर्बाद कर दे मनुष्य संहिता वाले युग। यही तो सत्य है और यही हो रहा है। आदिवासियों का हक मार रहे हैं, दलितों का मार रहे हैं, पिछड़ों का मार रहे हैं, गरीबों का मार रहे हैं और सबको बर्बादी में ढकेल के अपना गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। और सब सौंप किसको रहे हैं? अडानी अंबानी जैसे। यह सत्य है।